नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे ताकि आप सबकी सबसे पसंदीदा सेशन जो है उसकी शुरुआत की जा सके। बिहार राज्य विशेष के तहत हमने पिछले हफ्ते में 5 प्रैक्टिस सेट किया हुआ है और आप सभी ने बड़ा ही प्रेम बरसाया है इस सेशन को लेकर। और आज छठवां प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के लिए उपस्थित हो चुका हूं। तो कैसे हैं आप सभी? सब कोई बढ़िया? तो सभी जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को अपने स्तर पर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और फिर करते हैं सेशन की शुरुआत। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सब लोग तैयार हैं? कर दे शुरू। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना? चलिए, कॉपी पेस्ट ना करें, प्रणाम सभी के स्वीकार हैं, ठीक है ना? तो कॉपी पेस्ट ना करें, वो एक बार में ही नजर आ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्नों की ओर। और ध्यान रखना कि ये सेशन जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगर आप इससे लगातार जुड़े रहते हो तो लगभग 70 से 80% बिहार राज्य विशेष के जो क्वेश्चंस होंगे आपके किसी भी एग्जाम में, वो लगभग आपके यहां से हो जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए शर्त यह है कि आप सभी को लगातार इस सेशन से जुड़े रहने हैं, ठीक है ना? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। ये आपका टाइमिंग है, इस टाइमिंग पर आपकी कक्षाएं चल रही हैं और आप सभी इस टाइम पर इन सभी कक्षाओं से जुड़कर लाभ अर्जित कर रहे होंगे। ये हमारा पिछले क्लास का होमवर्क था, है ना? पिछले क्लास का ये हमारा क्या था? होमवर्क था और इसी के साथ हमने सेशन का समापन किया था। आप सभी ने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। और आज की शुरुआत हम इसी प्रश्न के साथ करेंगे कि मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? हर्यक, शिशुनाग, नंद या फिर मौर्य? बताएंगे क्या होगा यहां पर? चलिए, यहां पर बहुमत जो है वो सी के साथ है, कुछ बी वाले भी हैं। अगर एआई का प्रयोग करोगे तो पहले बी बताएगा, लेकिन अगर हम बात करें मगध पर पहला ऐसा वंश जो गैर क्षत्रिय था, वो क्या था? वो था हमारा नंद वंश, ठीक है ना? तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और सी वाले जितने भी हैं सभी यहां पर बिल्कुल सही होंगे, ठीक है ना? नंद वंश की बात कर लें। अच्छा, एआई सही। एआई से बड़ी गलतियां निकलती है। एक बार सेशन, आजकल देखो एआई का जमाना है और मैं भी चेक करते रहता हूं, तो जितने क्वेश्चन से एक बार एआई को दे देता हूं, बताता हूं कि बताना इसका आंसर, तो 20 में से 15 सही बताती है एआई, 5 आंसर जो है वो गलत कर देती है, ठीक है ना? इतनी खतरनाक है, ठीक है ना? तो एआई के भरोसे मत रहना, ध्यान रखना। अगर हम बात करें नंद वंश की तो इसका संस्थापक कौन? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से। तो इसका संस्थापक जो है वो है महापद्म नंद, ठीक है? महापद्म नंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसे पुराणों के अनुसार शूद्र माना गया है, ठीक है? अगर हम बात करें महापद्म नंद की, तो अगर हम बात करें पुराण की, तो पुराण कहती है कि ये क्या है? शूद्र है। और शूद्र में भी कौन सा? तो जो नाई वर्ग के लोग हैं ना, नाई जनजाति से संबंधित था। और इसी में ये जो धनानंद था, ठीक है, धनानंद, वो इसी वंश का अंतिम शासक था। कौन था? तो ये अंतिम शासक था और इसके बारे में कहा जाता है कि भैया ये बड़ा बड़ा ज्वलनशील व्यक्ति था। अगर कोई तेरे नाम है ना अजय देवगन ऐसे कटिंग बना के कोई घूमे और राज्य में फेमस होने लग जाए कि बड़ा खूबसूरत व्यक्ति जो यहाँ से जा रहा है, पकड़ के टकला कर देता था, इतना खतरनाक आदमी था ये, ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखना,
इससे पहले था शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश का अंत करके यहां पर नंद वंश की स्थापना यहां पर की जाती है। ठीक है, उपाधि की बात कर ले तो इसने कई सारी उपाधि धारण की थी, जैसे सर्व छत्रांग की उपाधि, एकराट की उपाधि, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें इसके उपाधि की, है ना, तो सर्व छत्रांग की उपाधि, है ना, इसकी बात करें, एकराट की उपाधि, द्वितीय परशुराम की उपाधि। ठीक है, सर्व छत्रांग का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है ना, द्वितीय परशुराम का अवतार इसे यहां पर माना जाता है। ठीक है, वहीं बात करें धनानंद, इसका समापन कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका समापन करने के पश्चात यहां पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना यहां पर कर दी जाती है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने किस संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? बौद्ध, जैन, आजीवक या फिर शैव? अशोक की बात कर लें तो अशोक एक महान सम्राट माना जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसका राज्याभिषेक, है ना, तो इसका राज्याभिषेक कब होता है? राज्याभिषेक होगा 269 बीसी में। ठीक है, फिर ये लड़ेगा एक युद्ध, कौन सा? कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब लड़ता है? ये लड़ेगा 261 बीसी, और इसी युद्ध के पश्चात इसका हृदय परिवर्तन होगा। क्या होगा? हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ग्रेट चेंजेस ऑफ द हार्ट ऑफ अशोका, है ना, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा? तो धम्म का मार्ग अपनाया, है ना, धम्म का इसने मार्ग अपना लिया। ठीक है ना। इसकी बात कर ले तो कला एवं संस्कृति में पढ़ोगे कि अशोक के द्वारा कहां पर? तो बराबर की पहाड़ियों में। ये बराबर की पहाड़ियां है कहां पर? तो ये है जहानाबाद जिले में। ठीक है, कहां पर? जहानाबाद जिला जो है यहीं पर। और इस बराबर की पहाड़ी में इसने कितनी? 4 गुफाएं बनवाई, है ना, 4 गुफाएं यहां पर निर्मित करवाई। और इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के भिक्षु जो हैं उनको इसने क्या कर दिया? दान दे दिया। ठीक है, तो 4 गुफाओं का इसने निर्माण करवाया था, और आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षुक हैं उनको इसने क्या कर दी? दान दे दी। इसी के नक्शे कदम पर इसका पौत्र चलता है, जिसका नाम क्या था? दशरथ, है ना, ध्यान रखना, है ना, इसका पौत्र था जिसका नाम क्या था? दशरथ। ये बिल्कुल इसी के नक्शे कदम पर चलेगा। जैसे अशोक ने अपने आप के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? देवनाम प्रिय। ये भी अपने आप को देवनाम प्रिय कहेगा। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया, दशरथ ने नागार्जुनी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया। 3 गुफाएं बनवाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी क्या करेगा? ये भी गुफा निर्माण करेगा। और कहां पर? तो ये नागार्जुनी की पहाड़ी में, नागार्जुनी की पहाड़ी में 3 गुफाएं बनवाता है, और ये भी आजीवक संप्रदाय को दान में दे देगा। तो ध्यान रखना यहां पर, है ना, ये बराबर की पहाड़ी में बनाता है और ये नागार्जुनी की पहाड़ी, दोनों लगभग 1.5-2 किलोमीटर के डिफरेंस में आप सभी को देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। गुफाओं के नाम अगर पूछ दे बराबर की पहाड़ी में, तो कर्ण चौपर, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, ये क्या है? यहां पर बड़े मशहूर है ना। 4 गुफाओं में से ये 3 गुफाओं के क्या है? नाम है, आप सभी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, क्लियर। ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में अंदर क्या है? तो पॉलिश लगाई गई है, और उन गुफाओं के दीवारों पर कुछ लिखा गया जिसे गुहालेख कहा जाता है। और आप सभी से प्रश्न पूछता हूं कि उस गुहालेख को सबसे पहले किसने खोजा था? ये मैं पिछली कक्षाओं में आप सभी को अवश्य मैंने बताया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन? बताएंगे। मौर्य काल के दौरान देखें तो सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र निम्न में से कौन हुआ करता था? चलो, कुछ बी हैं, बहुमत सी वाले हैं। बहुत बढ़िया। अगर मौर्य काल की हम बात कर लें, है ना, मौर्य काल, ठीक है, तो मौर्य काल के दौरान, नालंदा तो बाद में बनता है, ईस्वी में बनता है, और मौर्य काल जो ईसा पूर्व की बात चल रही है। और इस समय काल पर जो सबसे फेमस विद्या का केंद्र हुआ करता था वो हुआ करता था तक्षशिला।
अशोक ने यहीं पर पढ़ाई की हुई थी। और ये वर्तमान पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है ना, कहां, तो रावलपिंडी, ठीक है ना, ये कहां पर है, तो ये है वर्तमान पाकिस्तान में। तब तो वो अपना ही हुआ करता था, अभी भी तो हमारा ही, हम थोड़ा ना मान लेते हैं कि भाई ये पाकिस्तान है, ठीक है ना। तो वहीं पर स्थित हुआ करता था। और मौर्य काल के दौरान ये विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यहां पर कई सारे विषयों का अध्ययन करवाया जाता था, जैसे राजनीति शास्त्र, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद, ऐसी जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा थी वो सारे यहाँ पर दिया जाता था। आचार्य चाणक्य की बात कर लें तो ये यहीं से संबंधित है ना। आचार्य चाणक्य की बात कर लें तो ये यहीं के फेमस शिक्षक हुआ करते थे, यहीं के फेमस ये आचार्य हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की थी। अशोक की बात कर ले, अशोक भी यहीं पर शिक्षा ग्रहण किया हुआ था, ठीक है ना, क्लियर है। चलो बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है स्टेटमेंट वाले, अब सारे जितने क्वेश्चन आएंगे सारे स्टेटमेंट वाले आएंगे। आओ देखते हैं। बिहार की नदियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि गंगा नदी बिहार को दो असमान उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। दूसरा है कोसी नदी को अपनी विनाशकारी बाढ़ और मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। तीसरा है गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। और चौथा है पुनपुन नदी बिहार में प्रवेश करने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। और इसके आधार पर आप सभी को बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। चलो डी के साथ सभी जा रहे, 1, 2 और 3, है ना। धन्य हो, धन्य हो आप सभी। यही गलती है एग्जामिनेशन हॉल में होता है और आप सभी गलती करके एकदम खुश होके चले आते हो। और जब वहां पर मैच करते हो ना, जब वहां पर मैच करते हो घर पे आके, तो कांड हो जाता है। देखो कैसे कांड हुआ, सबने कांड कर डाला यहां पर। पहले प्रश्न देखो क्या कह रहे कि बिहार की नदियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमेशा सत्य के मार्ग पर क्यों चलते हो, है ना। यहां पर कह रहे हैं भैया सत्य चूज करना है, सत्य चूज नहीं करना है। तो पहले देखो सत्य कौन कौन सा, ये तो मैच कर लें। तो पहला कह रहे गंगा नदी बिहार को दो असमान उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल, हम देखते हैं अगर हम अपने बात करें अपने प्यारे बिहार की, है ना, तो यहां से गंगा नदी की बात करें लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। एक को हम बोलते हैं उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान। अर्थात पहला कथन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कोसी नदी को अपनी विनाशकारी बाढ़ और मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल, है ना। कोसी नदी जो है ये किसके लिए फेमस है, तो ये मार्ग परिवर्तन के लिए, है ना। ये नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए क्या है, मशहूर है। ठीक है, इस साल कहीं और से निकल रही, अगले साल कहीं और से आएगी, धोखा देती है, धोखेबाज नदी है ये, ठीक है ना। और हर साल क्या करती है, हर साल ये बाढ़ लेकर आती है और इतने बड़े स्तर पर लेकर आती है कि कई सारे जिले की कनेक्टिविटी बाकी जिलों से कट जाती है। इसीलिए इसे सौरो ऑफ बिहार अर्थात बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। तीसरा कह रहे गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल, हमने देखा था कि इसमें गंडक नदी, है ना, गंडक नदी कहां दिखाई देगी आपको, तो ये हो गई गंगा, है ना। उसके बाद से यहां पर हो गई घाघरा, फिर यहां पर देखे तो गंडक, फिर ये क्या हो जाएगी, बूढ़ी गंडक। तो कुछ किलोमीटर तक ये क्या करती हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। अर्थात ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही है। चौथा कह रहे कि पुनपुन नदी बिहार में प्रवेश करने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन तो यहां पर है ना, ये हो गई हमारी कौन सी, सोन, है ना। ये नदी हो गई हमारी सोन, है ना। यहां पर है पुनपुन। और कह रहा है क्या चीज, कह रहा है कि सबसे पश्चिमी नदी, यानी कि सबसे इधर बात कर रहा है। और सबसे पश्चिमी देखे तो यहां पर कौन सी नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी कर्मनाशा। कौन सी हो जाएगी, कर्मनाशा नदी, जो कहां, तो ये गंगा में मिलती है ना, गंगा में मिलती है। कहां पर, तो हमने पढ़ा था ना जहां पर चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा के पास। और ये चौसा कहां पर है, ये है आपके बक्सर में, है ना। तो सबसे पश्चिमी नदी देखे तो सबसे पश्चिमी नदी है कर्मनाशा, ना कि यहां पर पुनपुन।
इसलिए चौथा कथन गलत है। और असत्य पूछ रहा है तो असत्य तो केवल सी दिखाई दे रहा है ना आपको, है ना, सी केवल 4 जो है ये हमारा यहां पर सही आंसर होगा। सी के साथ कितने लोग थे? असत्य पर ध्यान नहीं दिए, यही चीज तो यहां पर, यहां भले ही गलती हो, एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होना चाहिए। और ऐसे मैंने एक नहीं, है ना, कईयों बच्चों को मैंने देखा है जो जोश जोश में पढ़ के मार के चले आते हैं, है ना। यहां पर ये भी ऑप्शन तो था 1 2 3 पढ़े, अरे 3 से ये मार दिए, और जब गोला लगाए तब पता चला कि अरे कितना गलत कर दिया। यही हमें बहुत पीछे लेकर चला जाता है, ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला इंग्लिश में भी है, क्योंकि पिछली क्लास में कमेंट था एक बहन का कि सर जी इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आप दिया करें, तो बिल्कुल उनके बातों पर मैं अमल किया और सबके इंग्लिश में भी है अगले पेज पर, ठीक है ना। अगला कि बिहार की जलवायु और मिट्टी के संदर्भ में कथनों का परीक्षण करें। पहला कथन है कि बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। दूसरा कह रहे हैं कि बिहार के उत्तरी मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और तीसरा कह रहा है कि पिडमोंट दलदली मिट्टी मुख्य रूप से सहरसा और पूर्णिया जिलों में पाई जाती है। और इसके आधार पर फिर से देखो, यहां ध्यान देना, सही पूछ रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, मतलब सही कौन सा है आपको ये यहां पर बताना है ना। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आज अब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे स्टेटमेंट वाले हैं, है ना। जितने क्वेश्चन मिलेंगे सारे स्टेटमेंट वाले, ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर देना है। चलो डी के साथ सब जा रहे, 1 2 और 3 तीनों ही यहां पर क्या है, सही है आप सबके अनुसार। कुछ सी वाले हैं 1 और 3 सही है। आओ बात करते हैं, देखो कितनी गलतियां होती है, आप सभी काउंट अवश्य करना। पहले कथन की बात कर ले। पहला कथन देखो क्या कह रहा है कि बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय मॉनसून प्रकार की, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था ना कि अपने बिहार जो है वो कहां पर, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। हमारे जलवायु पर मॉनसून का बड़े स्तर पर प्रभाव होता है। बिहार में लगभग 85% वर्षा जो होती है वो मॉनसून के माध्यम से, और मॉनसून में भी दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के माध्यम से होती है। अर्थात पहला कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा देखो कह रहे हैं कि बिहार के उत्तरी मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है ना। अगर देखे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही तो हम बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, खादर कह लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर देखे इसको तो हम इसको और क्या कह लेते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उत्तर वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बल सुंदरी मिट्टी, और दक्षिण में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको हम बोलते हैं करेल केवाल मिट्टी। तो अगर यहां पर और रहता कौन सा, बल सुंदरी मिट्टी, तब भी हमारा ये क्या होता, ये बिल्कुल सही होता, ठीक है। अर्थात दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब बात करें तीसरे से ही आपका आंसर पर पूरा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि पिडमोंट दलदली मिट्टी, इसी को तो हमने पढ़ा था, पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी इंग्लिश में मैंने लिखवाया था, और मुख्य रूप से सहरसा और पूर्णिया जिलों में पाई जाती है। तो आओ देख ले, अगर हम बात कर ले यहां पर, ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा बिहार, और ये हमने देखा था ये क्या है, दलदली मिट्टी। और दलदली मिट्टी जो है कहां पर, तो चूंकि तराई क्षेत्र है, बालू वाला क्षेत्र है, और चूंकि इन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा खूब सारी होती है, तो जहां पर तराई क्षेत्र है और वर्षा भी खूब होती है, तो बालू में अगर पानी आ जाएगा तो वहीं क्या हो जाएगी, दलदली मिट्टी, और इसी को पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी कहा जाता है। और इसकी अधिकता अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कहां पर, जो हमारा पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। कहां पर, पश्चिम चंपारण में। और बात हो रही है पूर्णिया सहरसा की, ये यहां कह रहा है। अब यहां पर अगर हम बात कर लें, यहां पर आप बताना, यहां पर दलदली मिट्टी हो सकती है क्या, यहां पर तो नवीन जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहां पर जूट की खेती होती है, यहां पर तो बालू नहीं है, यहां पर खूब सारे बालू में पानी नहीं आता। तो थोड़ा सा अगर लोकेशन भी ध्यान रखोगे तब भी आप आंसर यहां पर सही कर पाओगे। तो तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया गलत। और पूछ रहा है सही चुनने के लिए तो 1 और 2 ही सही है, और ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 सही है, तीसरा गलत है, और सही पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन ए। सर थोड़ा फास्ट चलिए, प्रैक्टिस सेट है। देखो अभी पेपर का डेट नहीं आया है,
तो यहां पर इतने अच्छे से हमें समझते हुए चलना है कि आगे भविष्य में कोई डाउट ही ना हो। पढ़ाई तो हमने पूरा किया है, बैच में भी किया, यूट्यूब पर भी किया, लेकिन थोड़ा सा वन लाइनर होगा वो तेजी से चलूंगा, लेकिन स्टेटमेंट वाले में थोड़ा सा समय लूंगा मैं। ठीक है, देख लो गलती का रेशियो देखो कितना गलत हो रहा है, तो इसको अगर कम करना है तो थोड़ा सा मैं समय लूंगा। ये मत सोचना कि यहां पर बस आया और करवा के चला गया, नहीं, पूरा समझाऊंगा ना। अगर 4 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, तो क्यों सही है क्यों गलत है सब कुछ। ठीक है, तो आराम से चलेंगे, जैसे ही डेट आएगा तब थोड़ा तेज चलेंगे, अभी पढ़ो ना। अगला देखो, इंग्लिश वाले देख लेना। अगला कि बिहार के वन और वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। पहला है कि पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। दूसरा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और तीसरा कह रहे हैं कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 5% से अधिक भाग पर घने वन पाए जाते हैं। यहां कह रहे हैं सही कथन को चूज करना है। अब इसके आधार पर अब बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई जल्दी जल्दी चलने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है ना, प्रेम से पढ़ेंगे समझेंगे। बस ये ध्यान रखना, आप रेगुलर इससे जुड़े रहना, बिहार का कोई भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। चलो अब यहां पर भी बी और डी आ रहा है, बी अर्थात 1 और 2, डी अर्थात 1 2 3 तीनों सही। आओ देखते हैं, इतनी सारी गलतियां हो रही है, इसी को खत्म करना है और मैं खत्म करवा के रहूंगा, टेंशन काहे ले रहे हो। ठीक है ना, आओ देखते हैं। पहला कह रहे कि पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। देखो दूसरा बन रहा है कैमूर, लेकिन अभी नोटिफाइड नहीं है, कार्य उस पर जारी है, कार्य जारी हुए 3 से 4 साल हो गए, और जब नोटिफाई हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, तो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बना दिया गया है। प्रोसेस में है, लेकिन अभी दूसरा टाइगर रिजर्व उसको नहीं कहेंगे। अर्थात हमारा पहला स्टेटमेंट जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है। इकलौता टाइगर रिजर्व है हमारा, कौन, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क वाला। दूसरा कह रहे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी क्या हमारा बिल्कुल सही है ना। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे बड़ा है ना, लगभग 1300-1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में क्या है, फैला हुआ है। ये 2 जिलों में फैला हुआ है, एक है आपका कैमूर में और दूसरा जो है वो क्या है, वो है आपका रोहतास में। ठीक है, तो ये 2 जिलों में क्या है, विस्तारित है, ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, इसी पर आंसर आपका चेंज होगा, जो भी होना होगा। बिहार के कुल क्षेत्रफल के 5% से अधिक भाग पर घने वन पाए जाते हैं, क्या ये सही है। वन क्षेत्र में हमने देखा कि हमारे पास वन क्षेत्र कितने हैं, कितना प्रतिशत, तो लेटेस्ट डेटा हमारे पास 2023 वाला है। 2023 के अनुसार देखें तो 8% भूमि पर क्या है, वन क्षेत्र है ना। 8%, कुल क्षेत्रफल का मात्र 8% पर हमारे पास वन क्षेत्र है, और उसमें से 300 कुछ वर्ग क्षेत्र पर हमारे क्या हैं, तो घने वन पाए जाते हैं। और इसका प्रतिशत हमने देखा था कितना, तो 0.3% के आसपास हमारे क्या हैं, घने वन। यानी कि इसको हमने क्या पढ़ा था, वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट। हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सा है, हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सा है, तो हमने देखा था सबसे ज्यादा है ओपन फॉरेस्ट, है ना। 51% के आसपास हमारे पास क्या है, खुले वन है। उसके बाद से हमारे पास क्या है, मध्यम सघन वन है, और सबसे कम हमारे पास अति सघन वन है, जो कि हमारा 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है। और यहां पर दे रखा है क्या चीज, 5% है। तो क्या है, सही है, कतई सही नहीं है। ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, और चूंकि सही पूछ रहा है तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर। ये देखो, ये है ना, बड़े आगे। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहे हैं, देखना कि बिहार विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि बिहार में वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका है, और दूसरा दे रखा है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 75 है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही है। अब आपको 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 3-4 वाले थोड़े से है ना हार्ड हो जा रहे थे, तो फिर सोचा कि चलो यहां पर थोड़े से हम क्या कर दें, तो थोड़े से यहां पर आसान कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका,
चलो कोई बी कह रहा है, कोई यहां पर सी कह रहा है ना, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। आओ देखते हैं कि सही किसका है। देखो यहां पर बात हो रही है बिहार विधान परिषद के संबंध में, और कह रहा है ना, कि पहले विचार करो और फिर बताओ कि सही कौन सा है। पहला तो कह रहा है कि बिहार में वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका है, तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 28 राज्यों में से लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, और द्विसदनीय विधायिका है तो एक कहलाती है क्या चीज, एक कहलाती है विधानसभा, और एक जो कहलाएगी वो कहलाएगी विधान परिषद। क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विधान परिषद, ठीक है ना। तो पहला कथन यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 75 है, ये सही है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 243, और 75 जो है ये कहां पर है, ये है आपका विधान परिषद में। कहां पर, तो विधान परिषद में, ठीक है। लेकिन यहां पर तो विधानसभा दिया है, तो ये हो गया आपका गलत। केवल एक सही है, दूसरा कथन गलत है, और सही पूछ रहा है केवल एक सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बस धैर्य के साथ पढ़ना होता है। स्टेटमेंट वाला हमें धैर्य के साथ पढ़ना होता है, अगर धैर्य के साथ पढ़े तो फिर इसमें गलती की संभावनाएं ना के बराबर होती है, ठीक है। विधान परिषद की बात करें, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका 6 वर्ष का। हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और 1/3 सदस्य जो है नए यहां पर चूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। बात करें बिहार विधान परिषद का गठन कब किया गया, है ना। अगर बात करें बिहार विधान परिषद जो है इसका गठन पूछ ले आप सभी से, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे 1912, ठीक है। 1912 में इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। अगला कह रहे कि बिहार के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में इन कथनों को देखें, और देखने के बाद चूज करना है क्या। देखो सबसे पहला कथन है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और दूसरा कह रहा है कि वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है, और फिर कह रहे हैं गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन आप सभी के समक्ष हैं, आप सभी यहां पर आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, चलो कोई बी कह रहा है और कोई सी कह रहा है, फिर हो गया ना गलत। कब कब ध्यान से चीजों को पढ़ोगे। शक्तियों के बारे में कह दिया और फिर पूछ रहा है इसमें से गलत कथन चूज करना है, गलत कथन चूज करना है, फिर काहे यहां पर गलती कर रहे हो। पहले आओ देखते हैं। पहला है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 153-54 है ना, आर्टिकल 153 154 की अगर हम बात कर लें, तो वहां पर आप देखोगे है ना, क्या देखने को मिलेगा कि राज्यपाल जो है वो राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, अर्थात जितने भी कार्य होंगे किसी राज्य के, वो सारे कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। किसके नाम से, तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और दूसरा जो राज्यपाल होता है वो हर एक विश्वविद्यालय का, बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सब का चांसलर यानी कि कुलाधिपति अगर कोई होता है तो वो राज्यपाल होता है, अर्थात दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। कुलाधिपति इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है चांसलर, तो ये क्या होता है, जितने भी विश्वविद्यालय है सबके चांसलर। आप देखोगे आपके यूनिवर्सिटी में अगर कोई घूमने आता है तो वाइस चांसलर होता है, चांसलर के बाद है ना, चांसलर के बाद वाइस चांसलर होता है, वो घूमने आता है, वो देखते रहता है, लेकिन चांसलर जो होता है ना वो राज्यपाल ही होता है, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है, पूछ रहा है गलत कथन का चयन करे, तो कोई गलत है ही नहीं इसमें, तो क्या ऐसा कोई है, हाँ है ना, ऑप्शन डी हमारा सही है कि कोई भी कथन इसमें गलत ही नहीं है, डी होता ना हमारा सही आंसर, लेकिन डी किसी का यहां पर आंसर ही नहीं था। यही दिक्कतें हो रही है बार बार स्टेटमेंट वाले में, आप सभी बड़े यहां पर फंस रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात करें राज्यपाल की, तो नियुक्ति कौन करता है,
अगर यहां पर पूछ ले किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगर बात करें पद धारण तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब पद समाप्त कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में है ना पद धारण से अगले 4 वर्ष का इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। ठीक है ना, क्लियर। इसको देखें, जो शपथ होता है, शपथ कौन दिलवाता है, तो उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। अध्यादेश के बारे में बार बार पूछता है, तो अनुच्छेद 213, कौन सा, आर्टिकल 213 के तहत उसको अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। ठीक है ना, क्लियर है। आओ बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलो। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर कि बिहार विधानसभा में आरक्षण के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित है। और पूछ रहा है यहां पर सही कथन कौन कौन से आप बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक तो लेट आओ फिर सॉरी बोले तो गलत बात है ना, लेट तो आना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर फिक्स है कि हमें इस टाइम पर ये कक्षा करनी है तो करनी है, लेट होना ही नहीं चाहिए। चलो सभी इसी के साथ जा रहे, 1 और 2 दोनों, है ना। कुछ डी वाले हैं, कब खोलोगे दिमगवा, कब खोलोगे खोपड़िया, खोल के क्यों नहीं पढ़ रहे क्वेश्चन। आज मैंने हर एक क्वेश्चन में हेर फेर किया है। देखो क्या कह रहा है, बिहार विधानसभा में आरक्षण के बारे में कथनों पर विचार करें। आरक्षित सीटों की संख्या, अगर हम बात करें बिहार विधानसभा की तो टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट है 243, जिसमें से आरक्षित कितने हैं 40। 40 में से 2 जो है वो किसके लिए, वो है शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 38 जो है ये है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए। अब देखो यही चीजें लिखी है क्या स्टेटमेंट में, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की यहां पर बात हो रही है कि इसके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। क्या यह सही है क्या, शेड्यूल कास्ट के लिए तो 38 सीटें आरक्षित दिखाई दे रही है। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित है, ऐसा है क्या, नहीं, 2 सीटें हैं। तो दोनों स्टेटमेंट को उलट दिया, दोनों स्टेटमेंट को उलट दिया, क्योंकि आप सभी को याद है 38-2 याद है। लेकिन ध्यान ये ना दोगे कि शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की। हमारे यहां जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की कम है, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज्यादा है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए कभी भी संख्या ज्यादा होगी आरक्षित। ठीक है, तो दोनों ही कथन क्या है, दोनों ही कथन यहां पर गलत दिया गया है। और पूछ रहा है सही कौन, तो सही कोई है ही नहीं, डी हो जाएगा। आज अगर खोपड़िया ना खोलोगे तो सारे क्वेश्चन गलत होते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए खोपड़िया खोल के पढ़ना है प्रश्न को। ठीक है ना, चलो बड़े आगे, अगला देखो। अगला कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, और दूसरा कह रहा है इसके अधिकार क्षेत्र में बिहार और झारखंड दोनों राज्य आते हैं। अब कह रहा है सही विकल्प को चूज करना है, बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे। अच्छा, आज जगन्नाथ अब कैले भी है, यही से दिमाग खुलत नहीं है, दिमाग कहीं और रह जाता। बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। चलो ए के साथ जा रहे हैं, कुछ सी वाले भी हैं, धन्य हैं, धन्य है महान। हम बात करें किसकी, झारखंड की, तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये कब 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके एक राज्य के रूप में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। और इसी के साथ इसी दिन यहां पर देखें तो झारखंड हाई कोर्ट जो है, झारखंड हाई कोर्ट की भी स्थापना कर दी गई। तो झारखंड के लिए झारखंड हाई कोर्ट है, और हमारी जो पटना हाई कोर्ट है ये केवल अब बिहार का क्षेत्र जो है, इसी क्षेत्र के जितने भी हमारे केसेस हैं इन सबको ये देखता है। यानी कि इसके अधिकार क्षेत्र में झारखंड नहीं आता, इसके अधिकार क्षेत्र में केवल बिहार आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है कि इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, और जब हुई थी तब उड़ीसा, बिहार, झारखंड
इन सभी के लिए था, लेकिन उड़ीसा अलग हुआ उसका अपना, फिर झारखंड अलग हुआ उसका अपना, यहां पर क्या हो गया, हाईकोर्ट स्थापित कर दिए गए। तो दूसरा कथन जो है, दूसरा हमारा बिल्कुल ही गलत है, पहला सही है। और कह रहा है सही विकल्प को चूज करने के लिए, तो यहां पर तो केवल एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 फरवरी 1916 कई बार पूछा गया है, प्रथम चीफ जस्टिस, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे चैम्स, है ना, चैम्स चामियर। कौन, चैम्स चामियर, है ना, ये क्या था, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे चैम्स चामियर। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब गलती यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और झारखंड हाई कोर्ट की बात कर ले, कहां पर है अगर पूछ दे तो ये है रांची में। कहां पर है, तो ये रांची में अवस्थित है, ठीक है ना, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। अब यहां पर बात कर ले कि पटना हाई कोर्ट जो है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हार्डिंग, है ना। तो पटना हाई कोर्ट जो है, अगर बात कर ले इसका उद्घाटन का, कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो वायसराय कौन था, वायसराय इस समय पर हुआ करता था हार्डिंग, हार्डिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पहला मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड माइनर डैश चैम्स चैमियर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात कर लें, है ना, तो लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्र भारत के बाद, है ना, पहले मुख्य न्यायाधीश यहां पर बने हुए थे। ठीक है, क्लियर। हेस्टिंग नहीं होगा, हार्डिंग होगा, हार्डिंग, है ना, हार्डिंग। चलो बढ़िया, आगे अगला देखो, थोड़ा सा याद करो ना पूरी कहानी। ये वही हार्डिंग है जिसने तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था, कब, 1911 में। और उसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई, बंगाल विभाजन को रद्द किया जा रहा है, भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली ले जाई जा रही है, और बंगाल से अलग करके एक नए राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की जा रही है। यही हार्डिंग के टाइम पीरियड पर यही तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड में इसकी स्थापना भी हुई है। ठीक है, तो अगर यहां पर कोई दूसरा गवर्नर जनरल सोच रहा है तो चेंज कर लेना, ठीक है ना। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या सही है। पहला कह रहा है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। और दूसरा कह रहे हैं यहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और इसके आधार पर आप सभी को सही उत्तर बताना है। बताओ, गलती मत करना, स्टेटमेंट वाले में थोड़ा सा समय ले लो, लेकिन गलती नहीं करना है। चलो यहां पर सभी सी के साथ जा रहे हैं, है ना, सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं, सी अर्थात 1 और 2 दोनों, है ना, दोनों सही है बिल्कुल। यहां पर पहला स्टेटमेंट जो है क्या कह रहा है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, बिल्कुल। और ये किसके तहत, तो यहां पर हमारा जो अधिनियम है बिहार पंचायत राज अधिनियम, पंचायत राज अधिनियम। और कौन सा, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो 2006, है ना, 2006 में हमने लागू किया था। और इसके तहत हमने महिलाओं को सभी स्तरों पर, तीनों स्तरों पर हमने 50% आरक्षण दे रखी है। और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था। और अभी देखिए तो 22-23 राज्य हैं जहां पर 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है। हाँ बिल्कुल, अगर बात करें नौकरी की, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर हम बात करें सरकारी नौकरी, है ना, कौन सा, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण महिलाओं को देने वाला पहला राज्य कौन है, अपना बिहार है। जितनी भी वैकेंसी आएगी सब में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो ऐसा करने वाला भी अपना प्यारा बिहार ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। दूसरा कह रहे कि यहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, बिल्कुल। और ये व्यवस्था जो है इसकी सिफारिश किसने की थी, ये कई बार आप सभी से पूछा गया है। तो सिफारिश में क्या लिखोगे, आप लिखोगे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है, इस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है यहां पर सिफारिश की गई थी, इसी को हमने लागू किया हुआ है। तो दोनों ही कथन सही है, अर्थात सी वाले जितने हैं वो सभी यहां पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आओ बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न।
अगला कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कथनों को पढ़ें। पहला है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और दूसरा कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का अनिवार्य रूप से विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। और इसके आधार पर आप सभी को सत्य कथन जो है यानी कि सही स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है। बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। चलो फिर सारे यहां पर ऑप्शन सी के साथ आ रहे हैं। ये देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई में डाल लेना। क्यों? ये जुड़ा हुआ है हमारे नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी कौन है? तो वह व्यक्ति जो बिहार के 10 बार सीएम रहे, बिहार के 10 बार सीएम रहे, 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ ये लिए। अब देखो नीतीश कुमार का बात आते ही कई लोगों ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। याद आ गई ना कहानी, थोड़ी सी देर से आ रही है। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, तो विधान परिषद से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री पद पर थे, लेकिन ये विधानसभा से नहीं थे, विधान परिषद से थे, और ये मुख्यमंत्री रहे। तो अब उनसे दिमाग में आना चाहिए। और यहां पर क्या कह रहा है, पहला तो ये देख लो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। पहले इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में जिनके पास बहुमत होता है राज्यपाल उनको आमंत्रित करते हैं, राज्यपाल उनको आमंत्रित करते हैं कि भैया आइए और आप अपना सरकार बनाइए। इसका वर्णन कहां पर है? तो आर्टिकल 164 में, 164 में आपको यह वर्णन देखने को मिलेगा। संविधान का अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है, फिर उसी के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बात करें सदन की सदस्यता, है ना, तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री बनने के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो व्यक्ति जो हो वो विधानसभा का ही सदस्य हो, वो विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। जैसे अभी अभी जो मैंने बताया नीतीश कुमार जी, यदि ये ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है ना। वो विधानसभा का, ना तो विधानसभा का और ना ही विधान परिषद का, किसी का भी सदस्य नहीं है, तब भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर यहां पर क्या होगी, तो किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो ये वाला एक लाइन यहां से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये रहे कि भैया कहीं का ना हो तब भी वो बनेगा, लेकिन अनिवार्यता क्या है कि जिस दिन उस दिन शपथ ले ली मंत्री के रूप में, उसके 6 महीने के अंदर अंदर या तो विधानसभा का सदस्यता हासिल करे या फिर विधान परिषद का, अन्यथा की स्थिति में इसका मंत्री पद जो है वो यहां पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है और पूछ रहा है सही के लिए, तो हमारा सही आंसर केवल एक है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन? तो श्री कृष्ण सिंह हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है ना, क्लियर? चलो अब पूछ दे आप सभी से कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो आप क्या बताओगे कि भैया मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, विधानसभा के विश्वास पर चलता है। अगर विधानसभा का विश्वास खत्म उसी दिन उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या कह रहे हैं? अगला कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिहार में अब तक कुल 7 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, और दूसरा कह रहा है पहली बार 1966 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और कह रहा है गलत कथन चुने। बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ, प्रश्न है, स्टेटमेंट वाले हैं, तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, है ना। और जैसे जैसे आ सकते हैं हर प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। चलो कुछ ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, आओ देखते हैं।
पहला स्टेटमेंट है बिहार में अब तक कुल 7 बार नहीं, कुल कितनी बार, तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है ना, अर्थात पहला कथन क्या हो गया, पहला कथन हमारा हो गया गलत। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था, कब, 29 जून को, है ना। तो 29 जून 1968 को यहां पर क्या हुआ था, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और इस समय काल पर सीएम कौन थे, तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है ना, कौन, तो भोला पासवान शास्त्री। कौन, भोला पासवान शास्त्री जो थे ये यहां पर मुख्यमंत्री रहे थे। और इनके समय काल में क्या हुआ, इनके समय काल में 1968 में पहली बार यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, 1966 गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गया। ठीक है, दोनों ही गलत हो गया। और गलत कथन चुनना है तो डी वाले भैया आप गलत हो, गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है तो 1 और 2 दोनों ही गलत है, इसलिए यहां पर सी होगा। देख रहे हो कंफ्यूजन, देख रहे हो कंफ्यूजन। तो सब यहां पर कई लोग ए बी चूज किए, जिनको समझ में आ गया कि दोनों गलत हैं तो उन्होंने डी चूज किया, और समझने के बाद भी गलती हो गई। कारण क्या रहा, क्योंकि यहां पर गलत पूछ रहा है तो हमें वो स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा गलत है। तो 1 और 2 दोनों ही गलत है, तो सी होगा। ठीक है ना। आज हर टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे ताकि भविष्य में आपकी कोई भी इस प्रकार की गलतियां ना हो। ये बातें समझ में आ गई। अंतिम बार पूछ दे, अंतिम बार कब हुआ था, ठीक है, अंतिम बार या 8वीं बार, तो वो हुआ था वर्ष 2005 में। और इस समय सीएम कौन थी, सीएम थी राबड़ी देवी। कौन, राबड़ी देवी यहां पर चीफ मिनिस्टर थी। 8वीं बार यहां पर लागू हुआ था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, रुको, एक किसी ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया एक बार देख लें, है ना, याद भी तो रखना पड़ेगा ना कि किसने क्या प्रॉमिस किया। हाँ, विष्णु कुमार का है कि सर आपसे प्रॉमिस है अगर हम थोड़ा भी बिहार जी के जीएस पढ़े रहते तो एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने देता। तो पढ़ लो ना, अब पढ़ लो, जब जागे तभी सवेरा, है ना, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, अब पढ़ लो, अब भविष्य में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को देखें। पहला कह रहा है कि बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और दूसरा कह रहा है उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। और इसके आधार पर आप सभी को सही कथन का पहचान करना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, सही कथन इसमें से कौन सा है। चलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी। अच्छा 3 आंसर आ रहे हैं, डी बस नहीं है। ए का मतलब केवल 1, बी का मतलब केवल 2 और सी का मतलब दोनों। आओ देखते हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, है ना, तो ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी का चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी कि आप बीपीएससी क्वालिफाई करते हो, एक तो अध्यक्ष महोदय होते हैं और आप क्वालिफाई करते हो तो आप बीपीएससी के सदस्य बनते हो। तो आपको जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो सीधे राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको क्या करेंगे, वो आपको नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो अर्थात पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अब सब लोग क्या सोचेंगे कि भैया नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है तो राज्यपाल ही हटाएगा, लेकिन यही तो दिक्कत है। अगर आप बीपीएससी का अधिकारी बन जाते हो, नियुक्ति पत्र तो राज्यपाल देंगे, लेकिन हटाने की क्षमता केवल राष्ट्रपति के पास ही होगा। राष्ट्रपति ही आपको हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटाएगा। ठीक है, तो नियुक्ति का पावर राज्यपाल के पास है, लेकिन हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास है। अर्थात दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर दोनों सही है, अर्थात दोनों सही कथन कह रहा है, तो हमारा फिर से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए बढ़े आगे।
अब देखो इनके कार्यकाल पूछे गए हैं, है ना, इनके कार्यकाल पूछे गए हैं। ठीक, तो ध्यान रखना राज्य लोक सेवा आयोग में जो कार्यकाल होता है वो या तो 6 वर्ष का होगा या फिर 62 वर्ष का होगा, चाहे हम बात कर ले अध्यक्ष के या सदस्य का। तो अगर 62 वर्ष की आयु हुई पहले तो रिटायरमेंट हो जाएगा, या 6 वर्ष तक कार्य उन्होंने कर लिया तब रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये पूछा गया है, आप सभी ध्यान में रखोगे। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि बिहार की विधायी संरचना के बारे में विचार करें। पहला है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य होते हैं, और दूसरा है बिहार विधानसभा एक अस्थाई सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। और इसमें आप सभी को सत्य कथन का चुनाव करना है कि इसका कथन जो है कौन सा सही है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, है ना। प्रयास रहती है कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी को चीजें समझाऊं, और यही चीजें आपको अच्छी लग जाती है तो मुझे भी मजा आता है। ठीक है ना, चलो ए और सी, है ना, ए भी है केवल कथन 1 और 1 और 2 दोनों। आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करें बिहार की विधायी संरचना की, तो हमने देखा कि जो हमारा विधानमंडल है ना, हमारा जो विधानमंडल है, ये विधानमंडल कैसा है, तो ये है द्विसदनीय। कैसा? द्विसदनीय विधानमंडल है, बाइकैमरल है। अर्थात एक भाग जो है उसे हम बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं। और दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है। अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो होता है ना, इसका विघटन हो जाता है ना, इसका विघटन होता है, अर्थात यह स्थायी नहीं है। इसके कार्यकाल जो होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और विधान परिषद की बात करें, ये होता है आपका स्थायी सदन, है ना, ये होता है अस्थाई सदन, और इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसको हम बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उच्च सदन, इसको हम बोलते हैं निम्न सदन, है ना, इसको बोलते हैं जनता का सदन। तो विधानसभा जो इसका विघटन होता है, और यहां पर क्या लिखा है? विधान, है ना, विधानसभा जो है, विधानसभा एक अस्थाई सदन है, नहीं। विधान परिषद अस्थाई सदन है, विधानसभा अस्थाई सदन नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। और पूछ रहा है क्या चीज सत्य कथन चूज करने के लिए, तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक यहां पर सही है, केवल एक यहां पर सही है। आज बहुत गलतियां हुई, आज आप सभी लोगों ने बहुत गलती किया हुआ है। ठीक है। तो आज हो गई गलती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए, प्रयास करना। और ये तभी हो पाएगा, देखो वन लाइनर होगा तो आप कम रिवीजन करके भी सही कर पाओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होंगे तो जब तक आपको गहराई से नॉलेज नहीं होगा, अब मान लो 4 कथन है, 4 में से 3 आपको पता, 1 नहीं पता, वहीं 1 आपका आंसर गलत कर देगा। ठीक है। 3 कथन है, 2 पता है, 1 नहीं पता, वो आपका आंसर गलत कर देगा। इसलिए थोड़ा सा हमें गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने सब कुछ पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, पेड बैच में भी पढ़ा रखा है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और प्रयास करें कि यहां पर गलती ना हो, क्योंकि बिहार राज्य विशेष ही है जो आपको बाकी राज्यों के बच्चों से कंपटीशन में आगे रखता है, क्योंकि वो बिहार राज्य विशेष के बारे में उतना नहीं पढ़ के आते जितना आप पढ़ के जाते हो। ठीक है। वो तो बेसिक सब कुछ पढ़ा है, जो आपने पढ़ा वो भी वही पढ़े, लेकिन अगर आगे निकलना है तो बिहार के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यही दूसरे स्टेट के बच्चे जो उससे आपको आगे करेगा। ठीक है। तो बाकी करते हैं यहीं पर सेशन का समापन, लेकिन उससे पहले आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आप सभी लोग क्या करोगे? आंसर करोगे, है ना, कि स्थानीय स्वशासन के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिहार में नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है, और बिहार में वर्तमान में 19 नगर निगम है ना। तो इसके आधार पर आप सभी को सही आंसर क्या होगा वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिलहाल के लिए करते हैं यहीं पर सेशन का समापन, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।